नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं अनब्रेकिंग और प्रणाम इंडिया का संयुक्त कार्यक्रम देश की बात, प्रेम कुमार और राजेंद्र तिवारी के साथ। आज हम इस कार्यक्रम में बात करने वाले हैं झारखंड के चुनाव की। जैसा चर्चा हर तरफ है, झारखंड का चुनाव चूंकि 2 दिन बचे हैं, अब पहले चरण के प्रचार को खत्म होंगे और ये 2 दिन जबरदस्त तरीके से झारखंड में बड़े नेताओं का जमावड़ा वाले रहने वाले हैं। कल प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं, आज अमित शाह थे, राहुल गांधी थे, कल भी राहुल गांधी थे। अमित शाह ने आज रघुवर की बहू के लिए रोड शो किया जमशेदपुर, और इसके अलावा जो उनके भाषण रहे हैं वो दरअसल अमित शाह देश के गृह मंत्री हैं। उनसे उम्मीद की जाती है कि वो जो बोलेंगे, भले वो पार्टी फोरम से बोल रहे हों, चुनाव प्रचार में बोल रहे हों, जो बोलेंगे उसे सच सच ही बोलेंगे, तथ्य बोलेंगे। क्योंकि जब बड़े नेता बोलते हैं, उनकी बातें बहुत सारे लोग जब वो तलाशेंगे, कुछ जानकारी लोग लेना चाहते हैं, तो वो चीजें सामने आती हैं। और जब गृह मंत्री ने कोई बात बोली हो तो लोग उसे सच मानेंगे। और मैं कई बार ये बात कह चुका हूं। आज दरअसल गृह मंत्री ने कई सारे झूठ बोले, झूठ की बारिश कर दी उन्होंने। घुसपैठ को लेकर तो झूठ बोल ही रहे हैं। आज उन्होंने कहा कि पिछड़ों को आरक्षण केंद्रीय सेवाओं में नरेंद्र मोदी के आने के बाद मिला। मैं भी चकरा गया कि भाई अपनी जानकारी हो सकता है गलत हो, क्योंकि हम जब यह आरक्षण लागू हुआ था उस समय देख रहे थे कितना बड़ा आंदोलन भाजपा समर्थित इस आरक्षण के खिलाफ हुआ था। कुछ लोगों ने आत्मदाह भी किया था और बहुत जबरदस्त, और कई यूनिवर्सिटीज में, दिल्ली के अलावा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, बीएचयू, पटना में, लखनऊ यूनिवर्सिटी और कई जगह पर इस तरह का प्रदर्शन हुआ था। तो मुझे याद था कि ये तो आरक्षण पीवी नरसिम्हा राव के समय में लागू हुआ था और इसकी घोषणा की थी प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने। तो फिर भी मुझे लगा कि केंद्रीय गृह मंत्री कह रहे हैं तो एक बार चेक करना चाहिए, कहीं अपनी गलती ना हो। मैंने चेक किया और चेक करने के बाद भी मुझे कहीं ढूंढे नहीं मिला कि प्रधानमंत्री मोदी ने इसे लागू किया है। हाँ, यह बात जरूर पता चली कि प्रधानमंत्री मोदी जो अपने को पिछड़ा वर्ग का कहते हैं, वो शुरुआत से पिछड़े वर्ग के नहीं थे। बाद में उनको पिछड़े वर्ग की सूची में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने शामिल किया, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार। तो खैर ये है, बहुत सारे झूठ बोले उन्होंने। और दूसरी तरफ राहुल गांधी भी आज यहां थे। राहुल गांधी कोयलांचल, यानी धनबाद का इलाका कोयलांचल कहा जाता है, देश की कोयला राजधानी कही जाती है, कोल कैपिटल ऑफ इंडिया, वहां पर थे। और वो लगातार आरक्षण की बात कर रहे हैं, वो न्याय की बात कर रहे हैं, वो संविधान की बात कर रहे हैं। और उनके कोयलांचल में उनके इस भाषण के बाद चीजें बदली तो हैं, ऐसा लगता है। तहलका मचा दिया है उन्होंने, क्योंकि वो जो जगह है उस जगह को माना जाता है कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत स्थिति में है। लेकिन इस बार वो मजबूत रह पाएगी पता नहीं, ये तो 23 तारीख को पता चलेगा। लेकिन राहुल गांधी ने माहौल बदला जरूर है। इन्हीं सब पर बात करेंगे। और जैसा कि इस कार्यक्रम में प्रणाम इंडिया के संपादक प्रेम कुमार जी साथ में रहते हैं, प्रेम कुमार जी आपका स्वागत है। मैंने आपको बताया कि क्या चीजें बोली अमित शाह ने। एक बात और बोली, उन्होंने कहा 1950 में काका कालेलकर आयोग बना था, पिछड़ा वर्ग आयोग, जो पहला आयोग था 1950 में। और उन्होंने कहा 1950 में जब वो बना था उसके बाद उसकी रिपोर्ट आई, और उस रिपोर्ट आई ही नहीं। सरकार ने ऐसा किया कि उसकी रिपोर्ट ही नहीं आई। और मैं तो कालेलकर की रिपोर्ट देख चुका हूं, रिपोर्ट आई है। उस समय तमाम लोगों ने, वस्तुस्थिति ये है, कालेलकर की रिपोर्ट को लेकर तमाम लोगों ने उसकी ऑथेंटिसिटी पर, मतलब जिन जातियों को शामिल किया गया है उन जातियों को लेकर, इन सबको लेकर सवाल उठाए थे। उस समय की सरकार ने इसके चलते
कालेलकर आयोग की जो रिपोर्ट थी उस रिपोर्ट को आगे नहीं बढ़ाया था। वस्तुस्थिति ये है। लेकिन गृह मंत्री ने कहा कि 1950 में वो आयोग बना भी नहीं था, वो आयोग बाद में बना है। पहला चुनाव 1952 में हुआ, उसके बाद वो आयोग बना है और उसकी रिपोर्ट 1955 में आई थी, जहां तक मुझे याद पड़ता है, मैंने चेक नहीं किया, 1954 या 1955 में आई थी। और वो रिपोर्ट बहुत चर्चित रही थी। ऐसा नहीं है कि उस रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया, उसमें कोई बात ही नहीं हुई, कोई रिपोर्ट ही नहीं आई, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन वो ये साबित करने के लिए कि नेहरू जी से लेकर के राजीव जी, इंदिरा गांधी, ये सारे लोग आरक्षण विरोधी रहे। जो लाइन प्रधानमंत्री मोदी ने दी है, उस लाइन को झूठ के साथ वो परोस रहे थे। और फिर सबसे बड़ा झूठ जो मैंने आपको बताया कि प्रधानमंत्री मोदी जब आए तब पिछड़े वर्ग को केंद्रीय सेवाओं में आरक्षण मिला। तो ये सब आप कैसे देखते हैं इस चीज को? क्या ये चीजें कहीं, और जैसे पहले भी मैं कह चुका हूं बात अपनी जो पिछले दिनों हुई थी, पहले भी जो किसी शो में हम लोगों ने बात की थी कि गृह मंत्री अगर कहे कि घुसपैठ बढ़ रही है और उस राज्य में कहे जिस राज्य की सीमा भी नहीं लगती है, और फिर कहे कि मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनवाइए तो घुसपैठ रुक जाएगी, केंद्र में किसके नेतृत्व में सरकार है और किसकी जिम्मेदारी है? ये मतलब हास्यास्पद बातें हैं जो वो कर रहे हैं और लोग ताली बजाते हैं। अखबार इनको छापेंगे, कल छापेंगे, हमें पक्के तौर पर मैं कह रहा हूं। और साथ में लेकिन ये सवाल नहीं उठाएंगे कि अमित शाह ने जो कहा है वो झूठ है, या ये ना कहें कि वो झूठ है, वो कम से कम ये कह दे कि सही बात क्या है, तथ्य क्या है, यही लगा दे। जो पहले हुआ करता था, हम लोगों की भाषा में उसे डिब्बी कहा जाता था। मैं जब जम्मू कश्मीर में था, कांग्रेस के एक बड़े नेता कहते थे, तिवारी जी बढ़िया सब अखबार निकलता है तिवारी जी का, लेकिन एक डिब्बी लगा देते हैं, वो डिब्बी आफत कर देती है अपने। ये सारे अखबारों में था, ये मैं अपनी बात सिर्फ नहीं कर रहा हूं, सारे अखबार ये करते थे। ये अब चूंकि कल तो सिर्फ वही चीजें आएंगी जो अमित शाह ने बोला। आप कैसे देखते हैं इस चीज को? चुनाव, और चुनाव के अलावा क्या इसको इस तरह से भी देखा जाना चाहिए कि मौजूदा सरकार, जिम्मेदार लोग, जो देश के शीर्ष पदों पर बैठे हुए जिम्मेदार लोग, क्या इस देश की जनता को गलत जानकारियों से लैस कर रहे हैं और उसका दुष्परिणाम क्या हो सकता है? जी प्रेम जी। जी शुक्रिया। आपके सवाल में बहुत सारे सवाल हैं, उसको वन बाय वन देखा जाना चाहिए। एक बात यह है कि ये झूठ कब बोले जा रहे हैं? चुनाव के समय में बोले जा रहे हैं। तो इस झूठ का तात्कालिक फायदा वो उठाना चाहते हैं। अमित शाह, जिन्होंने आज बहुत तथ्यात्मक रूप से ऐसा झूठ बोला है जिसको कोई भी पकड़ सकता है। लेकिन होता क्या है कि जब जिम्मेदार पद से, गृह मंत्री या प्रधानमंत्री के पद से कोई बात कही जाती है तो हम उसको प्रामाणिक मानकर चलते हैं कि इस पद से तो झूठ बोला ही नहीं जा सकता। तो इसलिए हम कई बार उसको रेक्टिफाई नहीं करते, मान लेते हैं। तो आम जनता भोली भाली होती है, वो उस बात को चेक करने तभी जाएगी जब हम उनको बताएंगे कि देखो अमित शाह झूठ बोल रहे हैं, देखो नरेंद्र मोदी झूठ बोल रहे हैं, तब जनता का ध्यान खींचेंगे तो उन तक जाएगा। तो यहाँ जो बात आप कह रहे हैं कि अखबार कल छापेगा और उसी रूप में छापेगा जिस रूप में उन्होंने कहा, और अपनी ओर से एक बार भी ये बताने का प्रयास नहीं करेगा कि ये बात झूठ है या उनके मुंह से गलत निकल गया या इंटेंशनली गलत बोला, ये तो अलग बात है। लेकिन झूठ है या तथ्य गलत है, ये बात तो बोलना अखबार का दायित्व बनता है, जो उन्होंने छोड़ दिया है। और प्रिंट मीडिया ने ये काम छोड़ा है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को देखकर। आप देखिए पूरे टीवी चैनल में, हम उदाहरण जानबूझ करके वो दे रहे हैं जो बहुत पॉपुलर है कि इधर से आलू डालो उधर से सोना निकलेगा। ये उदाहरण भाई पूरे टीवी चैनल में सारे बीजेपी के लोग, राजनीतिक विश्लेषक, सब लोग बोलते रहे हैं। एंकर कभी टोकता नहीं है और ये मान के चलता है कि ये बात सच है।
तो दर्शक भी उसको मान लेते हैं, और उसमें अगर कोई एक व्यक्ति बोलता है कि ये बात गलत है, तो उसमें से 2-4 मुस्की भी मार दें तो वो एक व्यक्ति ही मूर्ख समझा जाता है। ये स्थिति है। वही पैटर्न लौटा है। तो ये सबके लिए खतरनाक है कि झूठ को आप सच बना करके पेश कर रहे हैं। राहुल गांधी जो एक विद्वान व्यक्ति हैं, उनको पप्पू बना करके पेश कर दिया गया। अब तो ये हाल है कि मैं बोलूं राहुल गांधी विद्वान व्यक्ति हैं, तो बोलेगा प्रेम कुमार जी कहां से आ गए आप, इंडिया में रहते हैं कि बाहर में रहते हैं, ऐसा भी पूछ सकते हैं लोग। तो ये है ब्रांडिंग, इस तरह से होती है। पर जो अब यहां पर आते हैं कि क्या झूठ बोला अमित शाह ने, हम यूं ही तो डंका नहीं पीट रहे कि झूठ बोला। अमित शाह अकेले झूठ नहीं बोल रहे, उधर नरेंद्र मोदी भी झूठ बोल रहे। और दो तरह के झूठ का मैं जिक्र कर रहा हूं, एक झूठ मुसलमानों के संदर्भ में और एक झूठ रिजर्वेशन को लेकर के। और दोनों वोट बैंक को देखिए, वो मुसलमानों के संदर्भ में झूठ बोल के हिंदुओं को भड़काते हैं और पोलराइज करते हैं वोटों को, और आरक्षण वर्ग के लोगों को, आरक्षण का लाभ पाने वाले वर्ग के लोगों को झूठ बोल करके वो उनको इंडिया गठबंधन से तोड़ने का प्रयास करते हैं और अपने आप को उसका संरक्षक बताते हैं। ये दो बातें हैं। अब मुसलमानों की, जैसे मुसलमान और आरक्षण मिक्स करके कर्नाटक के बारे में नरेंद्र मोदी जी ने कल ही कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार ने आरक्षण छीन कर मुसलमानों को दे दिया। आप समझ रहे हैं, एक तो आरक्षण छीन कर बोल रहे हैं ताकि आरक्षण के लाभुक वर्ग बेचैन हो जाएं, और दूसरा बोल रहे हैं मुसलमानों को दे दिया ताकि उनका हिंदुत्व भी जाग जाए। अरे हम हिंदू का आरक्षण मुसलमानों को दे रहे। और नहीं, आज अमित शाह ने इस मामले में भी एक झूठ बोला। उन्होंने कहा कि संविधान में धार्मिक आधार पर आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। ये बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन कांग्रेस वाले राहुल बाबा मुसलमानों को 10% आरक्षण देने की बात कर रहे हैं। ये दरअसल इस तरह से ये तथ्य ये है कि मुसलमानों के बीच जो लोग पिछड़ी जातियों में आते, गुजरात में भी हैं वो लोग, कई जातियां हैं जो पिछड़ी जातियों में वहां पर शुमार हैं, उनको आरक्षण मिलता है। अब आप उसको इस तरह से प्रस्तुत कर रहे हैं कि धार्मिक आधार पर आरक्षण है, जबकि धार्मिक आधार पर नहीं है। इस बारे में से वो बात कर रहे हैं। इस बारे में कांग्रेस ने पूरा स्पष्टीकरण दिया है, तथ्य भी रखा है, लेकिन हम थोड़ा विषय से भटकेंगे नहीं, इसलिए हम उसकी व्याख्या में नहीं जाएंगे। हम ये कह रहे हैं, हम दो व्यक्ति जो मान सकते हैं कि पत्रकारिता से जुड़े हैं, तो जो दोनों तरह के तर्क हैं उसमें हम ये मान रहे हैं कि नरेंद्र मोदी साफ तौर पर कर्नाटक में झूठ बोल रहे हैं कि मुसलमानों का आरक्षण छीन के मुसलमानों को दलितों का आरक्षण या ओबीसी का आरक्षण छीन के दिया जा रहा है। ये सफेद झूठ है, लेकिन इस झूठ को वो वहां पर बोल रहे हैं। और अमित शाह यहां बोल रहे हैं कि केंद्र में सरकारी नौकरियों में आरक्षण सबसे पहले मोदी की सरकार ने लगाया। अब समझिए कि बीपी सिंह की सरकार जो आई, बीपी सिंह की सरकार किस लिए जानी जाती है? मंडल कमीशन को लागू करने के लिए जाती है। मंडल बनाम कमंडल की लड़ाई ही क्यों हुई? आज क्यों ये करना पड़ रहा है, बीजेपी को परेशान होना पड़ रहा है? ये लड़ाई मंडल कमंडल की थी। और मंडल कमीशन जब लागू हुआ तो वो क्या था? केंद्रीय नौकरियों में ओबीसी को आरक्षण ही तो था, इसके अलावा कुछ था? उस समय भारतीय जनता पार्टी ने इसी विषय पर एक तरह से चंद्रशेखर भी आए, उसके बाद आए बीपी सिंह की सरकार गिरी। सब चीजों को याद कीजिए, बीपी सिंह की सरकार क्यों गिरी? उसमें बीजेपी का बड़ा रोल था उस सरकार को गिराने में। मजबूर होकर उन्होंने इस्तीफा दिया। आपने चर्चा भी की कि आरक्षण विरोधी आंदोलन चले, छात्रों ने अपनी जान दी। वो गोस्वामी जो बात अब तो नहीं है, लेकिन लंबे समय तक विकलांग अवस्था में जीवित रहे, जी लंबे समय तक जीवित रहे, और उन्होंने, उनके आंदोलन को बीजेपी समर्थन दे रही थी। ये खुला सच क्या भुला देना चाहते हैं? कितना बड़ा झूठ बोलेंगे कि केंद्रीय सेवा में आरक्षण नरेंद्र मोदी लेकर आए? इससे बड़ा झूठ और क्या हो सकता है? लेकिन ये क्यों बोल रहे हैं? अब यहां पर थोड़ा सा आना चाहिए कि क्यों बोल रहे हैं झूठ। ऐसा तो नहीं है कि वो नहीं जानते, सच्चाई तो जानते हैं।
हम ये भी नहीं बोल सकते कि मिस्टेक है, मुंह से निकला हुआ, वो भी नहीं कह सकते। सोच समझ कर ये झूठ बोला जा रहा है। वो ये देख रहे हैं कि राहुल गांधी ने संविधान की किताब जब से हाथ में पकड़ी है, देश की राजनीति बदल गई है, क्योंकि संविधान को उन्होंने सिर्फ आरक्षण से नहीं जोड़ा है, उन्होंने अपलिफ्टमेंट के पूरे नए नजरिए से जोड़ा है। अपलिफ्टमेंट का, जो गरीब है उनका अपलिफ्टमेंट कैसे होगा, वो कैसे ऊपर आएंगे, कैसे उनकी विकास में हिस्सेदारी होगी। आरक्षण से तो सब लोग जानते हैं, जो आरक्षण के समर्थक हैं वो भी, जो आरक्षण के विरोधी हैं वो भी जानते हैं कि आरक्षण की वर्तमान व्यवस्था से आमूल चूल परिवर्तन उस वर्ग का नहीं हो पाया है जो आरक्षण का लाभुक वर्ग माना जाता है। क्यों नहीं हो पाया है? तो इसका कारणों में जाएंगे तो राहुल गांधी दिखाते हैं ये संविधान है, इस संविधान को नहीं मानने के लिए तमाम हथकंडे अपनाए जाते हैं, झूठ बोले जाते हैं, आरक्षण देने में आनाकानी की जाती है, उसको कोई योग्य व्यक्ति नहीं मिला बोल करके उसको पद को खाली कर दिया जाता है, रिक्तियां भरी नहीं जाती हैं, सरकारी नौकरियां कम कर दी गई हैं और गैर सरकारी में आरक्षण है नहीं। तो यही कारण है कि जुडिशियरी में, चाहे आप आइए केंद्रीय सेवा से निजी सेवा में मीडिया का वो उदाहरण रखते हैं, कॉर्पोरेट घराने का उदाहरण रखते हैं, और केंद्रीय सेवा में बोलते हैं कि 90 बाबुओं की लिस्ट निकालो और उसमें देखो एक आदिवासी मिलेगा, सिर्फ एक आदिवासी। अब ये तो फैक्ट है ना। इस फैक्ट से बीजेपी घबरा जा रही है कि ये तो आरक्षित वर्ग जो है, ये उनके आंखों में सच्चाई आ रही है। इसको बीजेपी ऐसे बोलती है कि राहुल गांधी भड़का रहे हैं लोगों को। निश्चित बात है, सच्चाई सामने आएगी तो भड़केंगे लोग, लेकिन ये भड़कना अराजकता नहीं है, ये भड़कना अपने हक के लिए लोगों को जगाना है, उसको बीजेपी भड़काना बोल रही है। तो इसका मुकाबला वो कैसे करें? इसका मुकाबला करने के लिए उनको लगता है कि चुनाव के समय में वो बोलते हैं ना, झूठ बोलो और बोलो, जान के बोलो, समझ के बोलो। वो जो नरेंद्र मोदी का वो चलता है, बार बार झूठ बोलो ऐसे करके जो बोलते हैं, दरअसल उसको उन्होंने अपनी पॉलिसी में अडॉप्ट कर लिया है। नतीजा ये है कि पूरे चुनाव में एक विश्वसनीयता का सवाल खड़ा हो गया। उल्टा बीजेपी बोलती है कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को जो ज्यादा सीटें मिली, इंडिया गठबंधन का जो अच्छा परफॉर्मेंस रहा, इसका कारण था कि उन्होंने संविधान के नाम पर झूठ बोला। झूठ वो खुद बोल रहे हैं और वो कांग्रेस को झूठा बता रहे हैं। अब जनता समझेगी कि तथ्य क्या है, लेकिन कम से कम तथ्यात्मक झूठ तो मत बोलिए। आप कांग्रेस को झूठी पार्टी बोल दीजिए, कांग्रेस को आप बोल दीजिए जनता से लगाव नहीं रखती है। अरे ये सब तो हल्की बातें। आप तो कांग्रेस को देश विरोधी पार्टी भी बोलते हैं, आप तो कांग्रेस को पाकिस्तान की पार्टी भी बोलते हैं, कांग्रेस को चाइना की पार्टी भी बोलते हैं, कुछ बाकी नहीं रखा है। लेकिन भाई तथ्य, फैक्ट, जो केंद्रीय सेवा में आरक्षण किसने लागू किया? कोई वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी होगा तो सीधे कोई कहेगा कि बीपी सिंह के समय में ये आरक्षण लागू हुआ था और तब वो गैर कांग्रेस सरकार थी। आप बोल सकते हैं कांग्रेस की सरकार में लागू नहीं हुआ, ओबीसी तब आया, ओबीसी आरक्षण, जो कांग्रेस की सरकार नहीं थी। ये भी तो एक फैक्ट है। बोलने का तरीका आप बदलिए, कांग्रेस पर आक्रमण कीजिए, कौन रोकता है, तथ्य अगर मजबूत है। लेकिन ये बोलना कि बीजेपी लेकर आई आरक्षण, इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है तिवारी जी? इससे बड़ा झूठ कुछ और नहीं हो सकता जी। और इसी तरह से एक बात और उन्होंने कही जो राजीव गांधी को लेके, लेकिन याद रखना चाहिए तथ्य ये है कि पंचायती राज व्यवस्था जो कानून लागू हुआ उसमें एससी एसटी को आरक्षण राजीव गांधी ने ही उसका वो किया। ये जो आईएस पटेल ने जो बात लिखी है ये बात सही है जी। तो आरक्षण विरोधी थे तो इसमें आरक्षण का प्रावधान क्यों किया उन्होंने? भाई वो चाहते, उस समय उनके पास जितना मेजॉरिटी थी, मोदी जी तो इस बार नारा ही देके रह गए, उससे ज्यादा उनके पास सांसद थे राजीव गांधी के पास। वो चाहते तो कर सकते थे, हर चीज कर सकते थे, जो चाहते वो कर देते, कोई बोलने वाला नहीं था। यहां पर एक बात है कि आरक्षण को लेकर के जो जागरूकता, जो इम्प्लीमेंटेशन, जो कमिटमेंट दिखा, वो आप कह सकते हैं कि एक राजनीतिक परिस्थिति बनी
जबकि कांग्रेस के समांतर एक गैर कांग्रेसवाद खड़ा हो रहा था, करप्शन के कारण वो खड़ा हुआ। उसमें भी वो झूठी पर्ची वाली बात थी कि वीपी सिंह पॉकेट से निकालते थे पर्ची, बोलते थे ये स्विस बैंक का खाता है, और वो खाली पर्ची होती थी। वही पैटर्न जो है आज अपना करके अमित शाह बोल रहे हैं कि राहुल गांधी जो संविधान दिखाते हैं उसमें खाली पन्ने होते हैं। संविधान अगर प्रतीकात्मक भी है तो है, अरे मूर्ति को आप भगवान मानते हैं क्योंकि आप आस्था रखते हैं। अगर आप आस्था हटा दीजिए, मूर्ति क्या है, एक कलाकार की कृति है। तो उसी तरीके से संविधान की किताब अगर वो दिखा रहे हैं, अब जाके पन्ना खोल करके वहां मंच पे खड़ा होकर दिखाइए कि इसमें सादा है। अगर यही सच है तो ये आप कैसे जानते हैं, ये कैसा झूठ आप आरोपित कर रहे हैं, ये बात है। लेकिन मैं थोड़ा, चूंकि याद आ गया मुझे बीपी सिंह की वो बात, तो मैंने कनेक्ट की। लेकिन आप उस समय समझिए कि जब बीपी सिंह के समय में ये चीजें आ रही थी तो पंचायत स्तर पर जब पंचायती व्यवस्था लागू की गई, उसका मकसद एक व्यापक तौर पर निचले स्तर को लोकतंत्र में भागीदार बनाना था। अब उसको सामाजिक न्याय के तरीके से भागीदार बनाना है, ये सोच उस समय राजनीतिक रूप से परिपक्व नहीं हुई थी। आज बहुत सारी चीजें बाद में होती हैं। आज भी ओबीसी का आरक्षण, आबादी 50% से ज्यादा और 27%, तो ओबीसी के साथ अन्याय ही हो रहा है। तो ये इसको अगर करेक्ट किया जाएगा। और एक बात और कह रहे हैं, वो एक झूठ और आपको बताएं, ये लोग ये भी कह रहे हैं कि इन लोगों की वजह से झारखंड में आरक्षण ओबीसी का 14% है। मामला ये है कि जब बिहार से ये राज्य अलग हुआ 2000 में, यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, और जो अभी अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के झारखंड के, वो पहले मुख्यमंत्री थे बाबूलाल मरांडी। बिहार में 27% आरक्षण ओबीसी का है। तो भाई जब अलग बनी तो आपने 14% क्यों कर दिया? तो किसने किया 14% ओबीसी का आरक्षण? ये सवाल भी है, और ये सवाल दरअसल कल्पना सोरेन खड़ा कर रही हैं। बिल्कुल। तो इस तरह के झूठ, अब आपकी सरकार रही और 6 साल तक आपकी सरकार रही, शुरू में 2006 तक एक चुनाव भी आप जीत करके उसके बाद फिर सरकार बनाई आपने, लोगों को जोड़ जाड़ के। तो 6 साल में आपने किया क्या कि आरक्षण 27% से 14% कर दिया। क्यों नहीं बढ़ाया आपने? और अब कह रहे हो कि ये सब इन लोगों की देन है, कांग्रेस की देन है। तो कांग्रेस ना तो उस समय केंद्र में थी और ना यहाँ झारखंड में थी, केंद्र में भी आपकी सरकार थी। बहुत वैल्यूएबल बात आप बोल रहे हैं। जी जी। तो ये इस तरह, लेकिन एक चीज और मैं, प्रेम जी, मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगा, इतनी हिम्मत, सफेद झूठ बोलने की हिम्मत कैसे कर लेते हैं? ये सही में इसको दुस्साहस बोलते हैं। और दुस्साहस ये कैसे करते हैं, इनको इस बात का यकीन हो गया है कि हमको सत्ता से कोई हटा नहीं सकता है, हम सत्ता में रहने के लिए ही पैदा हुए हैं। ये मान लिए, ये कहते हैं कि 2047 का विजन रखने लगते हैं, समझे, कि 2047 तक यही राज करने वाले हैं। ये भी तो दुस्साहस है ना, कि आप लोकतंत्र में पहले तो आपने पंचवर्षीय योजना खत्म कर दी और उसको 10-10 साल की योजना बनाने लगे, 25-25 साल की योजना बनाने लगे, 1000 साल 1000 साल का भी सपना दिखाने लगे। तो पहले तो 5 साल की गारंटी करिए। 5 साल की जिम्मेदारी से जो सरकार भाग गई हो, वो 25 साल, 100 साल और 1000 साल की बात कर रही है। अलोकतांत्रिक तो यही है, दुस्साहस तो यही है। ये सरकार ही दुस्साहसिक बातों के लिए ही स्थापित है और मजबूत हो रही है। तो अब ये जनता के बीच भी खुला झूठ बोलने में इनको एक पैटर्न मिल गया है, आदत बन गई है, ये झूठ बोल रहे हैं। अब लोग पहले झूठ बोलने से डरते थे, अब ये सच बोलने से डरते हैं, क्योंकि सच बोलेंगे तो जनता खदेड़ेगी। ये सच क्या बोल सकते हैं जो आप बता रहे हैं कि बिहार में 27% आरक्षण था, बिहार से झारखंड बना सन 2000 में, और वो 27% को बीजेपी की सरकार ने 14% कर दिया। वो तो बिहार की तरह सामाजिक न्याय लड़ने वाली आबादी, राजनीतिक जागरूकता वाला ये झारखंड में नहीं था।
झारखंड में एसटी को लेकर संवेदनशीलता थी? किसी का मजाल था कि कोई एसटी का आरक्षण कम कर दे? एससी को लेकर के पूरे देश में कहीं भी छुएंगे तो कोई मजाल नहीं कि एससी का आरक्षण कम कर दे। लेकिन ओबीसी नया वर्ग था जो आरक्षण प्राप्त कर रहा था और उसको जो मिल रहा था वो उससे खुश था। तो झारखंड में वो सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी ही नहीं गई और झारखंड आरक्षण विरोध की राजनीति करने वाली बीजेपी सत्ता में आई तो उसने क्या किया, आरक्षण को कम कर दिया झारखंड में। उसको जब केंद्र में मौका मिला तो उसने ईडब्ल्यूएस के नाम पर एक नया कैटेगरी क्रिएट किया, ये आरक्षण का दायरा वहां बढ़ाया। लेकिन ओबीसी का दायरा क्यों नहीं बढ़ाया आपने? ओबीसी का तो आप कर सकते थे कि भाई हमारे पास में 49.49% से ज्यादा हम आरक्षण नहीं दे सकते, 50% से ज्यादा, तो ओबीसी की आबादी जो है वो 50% से ज्यादा भले हो, लेकिन यही 27% हम दे सकते हैं। ये जो तर्क था उसको सबने मान लिया संविधान के कारण कि उसमें ये व्यवस्था है। लेकिन जब आपने ईडब्ल्यूएस बना दिया और वो 50% का लिमिट टूट गया, तब तो आप लिमिट ओबीसी के लिए भी टूटना चाहिए। क्यों नहीं टूट रहा है? इस बात को ओबीसी के लिए बोलने वाले लोग भी नहीं बोल पा रहे हैं। जो बात अभी हम आपसे कर रहे हैं उतनी मुखरता से बोल नहीं पा रहे हैं, उसको आंदोलन का रूप नहीं दे पा रहे हैं, वरना ये आंदोलन बड़ा होता। और बीजेपी इस सच को बताने से डर रही है। सच बताएगी जनता खदेड़ेगी, वो बोल नहीं सकती, इसलिए वो झूठ बोल रही कि हम आरक्षण लेके हम ही आए हैं। ये है सच। ईडब्ल्यूएस को एक और तरीके से भी देखा जाना चाहिए कि इसमें जो आय की जो सीमा है वो 8 लाख है। 8 लाख की आय वाले लोग इनकम टैक्स वो देने वाले लोग होते हैं। अब 8 लाख क्यों रखी गई? वो देखिए, उसका जो मैं देख पा रहा हूं और यहां मैं शेयर कर रहा हूं अपने दर्शकों के साथ, आपके साथ, कि अगर अपने देश की पर कैपिटा इनकम देखी जाए, एक आदमी का एक परिवार में 5 लोग अगर माने जाएं तो पर फैमिली एवरेज जो पर कैपिटा इनकम है वो 5-6 लाख आएगी। अब 5-6 लाख से नीचे जिन लोगों की, मेजॉरिटी लोगों की जो आय है वो 5-6 लाख से नीचे है। जो आंकड़े ऑक्सफैम वाले और वो सब आते हैं जिसमें आता है कि 1% लोगों के पास इतना और 50% लोगों के पास इतना, उन सबको अगर उन सबसे चीजें देखें तो इस तरह की चीज आएगी। एक आंकड़ा और मैं इसी के साथ इसे समझने में जिसमें आसानी हो, पिछले दिनों मैंने एक कैलकुलेशन किया। वो कैलकुलेशन ये था कि एक तिमाही, पिछले साल की तीसरी तिमाही के वो आए थे, आंकड़े आए थे, और उन आंकड़ों को जो मैंने एनालाइज किया तो इस देश में केंद्र की मौजूदा सरकार के हिसाब से 65% लोग हैं जो एग्रीकल्चर और एलाइड सर्विसेज पर जिनकी डिपेंडेंसी है। एलाइड जो है वो एलाइड जो वो आते हैं उनमें फिशरीज और इस तरह की चीजें आती हैं, तो उन पे उनकी डिपेंडेंसी है। अब उन लोगों का जीडीपी में जो हिस्सेदारी है वो सिर्फ 19% या 18% है। उसके हिसाब से मैंने कैलकुलेट किया तो 92 करोड़ लोगों का उस तिमाही में पर कैपिटा जीडीपी था 7700 रुपए, और बाकी लोग जो हैं उनका पर कैपिटा जीडीपी था 77,000 रुपए। आप डिफरेंस देखिए। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं कि वो जो ईडब्ल्यूएस का आरक्षण है उसमें ज्यादा से ज्यादा ओबीसी, नॉन ओबीसी, नॉन एससी, नॉन एसटी, और ये भी उसमें है जो इनमें आरक्षण ले रहे हैं वो वहां नहीं ले सकते हैं, ईडब्ल्यूएस में नहीं ले सकते। तो ईडब्ल्यूएस पूरी तरह से जो सामाजिक आधार पर, पिछड़ेपन के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था है उसको डाइल्यूट करने का तरीका है। वो आरक्षण सामाजिक न्याय देने का तरीका नहीं है, हमें लगता है न्याय देने के तरीके को डाइल्यूट कर देना है। तिवारी जी, हम लोगों ने आरक्षण पर थोड़ा ज्यादा फोकस कर लिया चीजों को समझाने के क्रम में, लेकिन वापस हमें अमित शाह ने जो झूठ की बारिश की है उस पर भी आना चाहिए, और राहुल गांधी का जो चुनाव प्रचार है उस पर भी आना चाहिए। इसके अलावा आज एक तस्वीर वायरल हो रही है कि नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र में सभा कर रही हैं और कुर्सियां खाली पड़ी हुई हैं। तो ये जब नरेंद्र मोदी की भाषण में कुर्सियां खाली हैं
अमित शाह झूठ बोल रहे हैं, नरेंद्र मोदी झूठ बोल रहे हैं। आपको अजित पवार कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को हमारे लिए रैली करने की जरूरत नहीं है। बांटोगे कटोगे का नारा बाहर से आने वाले लोग लगाते हैं। महाराष्ट्र की जनता ज्योतिबा फूले की धरती है, अंबेडकर की धरती है, साहू जी महाराज की धरती है, छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती है, ये बात कह रहे हैं। तो आप समझिए, और ऐसी ही बात जेडीयू भी कह रहा है कि हम बांटोगे तो कटोगे जैसी बातों का समर्थन नहीं कर सकते। इस बीच में आज अमित शाह ने जेडीयू प्रत्याशी सरयू राय के लिए भी रोड शो किया और रघुवर दास की बहू पूर्णिमा दास के लिए भी रोड शो किया, और दोनों एक ही साथ एक उनके अगल बगल प्रत्याशी बनकर खड़े थे और उन्होंने रोड शो किया। ये भी एक परिस्थिति है। तो हम थोड़ा, आप झारखंड में बैठे हैं, वो जो रोड शो है वो रोड शो सरयू राय के लिए नहीं है, क्योंकि वो वहां पर किया है उन्होंने, वो रघुवर की बहू के लिए है, जो मैंने हेडलाइन भी लगाई कि रघुवर की बहू के लिए क्या। चूंकि वहां से सरयू राय खड़े हैं, जेडीयू के हैं, इसलिए सरयू राय उनके साथ है। वो जरूरी नहीं तो उसका मैसेज गड़बड़ जाएगा। उन्होंने रघुवर की बहू के लिए किया। आप देखिए कोल्हान में स्थिति क्या है। आज एक और तस्वीर वायरल है, वो तस्वीर है चंपई सोरेन के बेटे की, बाबूलाल सोरेन की, और उसमें कुछ पकौड़ी टाइप की चीज बांटी जा रही है, धुसका बांटा जा रहा है, कुछ ऐसी चीज बांटी जा रही है, और ये क्लेम किया गया है उस तस्वीर को लेकर के कि साथ में पैसे भी रख दिए जा रहे हैं। तस्वीर में जो दिखाई दे रहा है उसमें लगता है ऐसा कुछ हो रहा है, कुछ कागज एक आदमी दे रहा है जिसे बाबूलाल सोरेन उस दोने में रख करके, वो साथ में धुसका या पकौड़ी जो भी है उसे रख करके साथ में दे रहे हैं। ये तस्वीर, ऐसा क्यों करना पड़ा उनको? ये चंपई सोरेन के बेटे। तो ये चीजें सब हो रही हैं। अब देखिए, मुझे आज मैं कई जगह गया था, उस पर अलग से बात करेंगे, लेकिन पहली बार मैंने सोचा कि भाई ग्राउंड पे जाकर के देखना चाहिए। तो बहुत सारी जगहों पर जो एक, मैं ये नहीं कहूंगा कोई लहर है, लेकिन हेमंत सोरेन को लेकर के बहुत पॉजिटिव वाइब्स हैं, नेगेटिव वाइब्स नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को लेकर के उनके जो वहां पर एक जगह में गया, वहां उनके विलेज को आदमी ने एक मंदिर दिखाया, कहा ये मंदिर टूटा पड़ा हुआ था, बिल्कुल जैसे लगा उस पर बुलडोजर चलाओ। महावीर जी का मंदिर था। उस मंदिर को, महावीर जी की मूर्ति जो है वो एक कपड़े में ढकी हुई थी। उन्हें बताया कि बीजेपी के एमएलए ने इसे तोड़वाया, कहा हम बनवाएंगे, आज तक नहीं बनवाया। तो ये सारी चीजें भी हैं, बहुत सारी चीजें। एक आदमी तो मेरे पास टाइम नहीं था, मुझे पकड़ के ले जा रहा था, चलिए आपको दिखाते हैं क्या हुआ है। तो जो एक, जैसे अगर मैं ये कहूं कि इस चुनाव में जो स्थितियां हैं, वो ये जरूर ये बात कही जा सकती, कोई लहर नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत मुश्किल चुनाव दिखाई देता है। क्या होगा 23 तारीख को, ये तो खैर कुछ कहा नहीं जा सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन बहुत मुश्किल चुनाव दिखाई देता है। अमित शाह जिस तरह से चीजें बोल रहे हैं, अभी एक हेमंत सोरेन का वीडियो, हेमंत सोरेन एक जगह सभा कर रहे थे, बड़ी बड़ी गजब की चीज लेकर के आए। मैं जो सवाल उठाता रहता हूं कि भाई आप 500 रुपए सिलेंडर उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं देते हो? आपकी सरकार, वहां के लोग क्या कम भारतीय हैं? भाई उत्तर प्रदेश के लोग क्या कम भारतीय हैं? या उत्तर प्रदेश में सारे लोग अमीर हैं? वो भी देश के गरीब राज्यों की श्रेणी में आता है, निचले राज्यों की श्रेणी में, आप वहां नहीं देते हो। हेमंत सोरेन ने बताया कि इन लोगों ने बिहार में भी 500 रुपए के सिलेंडर का वादा किया था, वहां नहीं दिया है। तो भाई अब कितने झूठ, ये एक एक करके सब चीजें सामने आ रही हैं। राहुल गांधी जो है, देखिए राहुल गांधी की भी बात करते हैं अपन। राहुल गांधी यार धनबाद में थे, कल भी थे यहाँ पर, लोहरदगा में एक सभा की थी, इसके अलावा सिमडेगा में सभा की थी। तो राहुल गांधी दरअसल जो चीज, वो अब ये बात कहने लगे हैं कि मुझ पर बांटने का आरोप लगाते हैं ये लोग कि मैं बांट रहा हूं, जबकि मैं जो काम कर रहा हूं वो सारे लोग एक होइए, अपने अधिकार के लिए लड़िए, मैं ये काम कर रहा हूं। बांटने का काम तो वो लोग कर रहे हैं। पहली बार राहुल गांधी ये जवाब देना उन्होंने शुरू किया है, नहीं तो वो सिर्फ अपनी बात कहते थे।
प्रधानमंत्री मोदी क्या आरोप लगाते हैं, अमित शाह क्या लगाते हैं, इस पर नहीं बोलते थे। इसका भी इम्पैक्ट पड़ेगा जो राहुल गांधी बोल रहे हैं। और राहुल गांधी का दरअसल कुछ जगहों पर मैंने देखा कि हेमंत सोरेन को राहुल गांधी की वजह से ऐसे समुदाय हैं जो इसलिए वोट दे रहे हैं कि कांग्रेस उनके साथ। जबकि एक मार्क करने वाली बात यह है, कांग्रेस यहां सबसे लचर प्रचार है कांग्रेस का, सबसे लचर। मतलब कहीं कुछ चीज ऐसी दिखाई नहीं देती है जिसमें यह कहा जा सके। इसके बावजूद राहुल गांधी ने अकेले ये स्थिति बना रखी है कि उनकी वजह से कुछ समुदाय जेएमएम को वोट देंगे। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने हस्तक्षेप की वो पॉइंट छूट ना जाए कि आप ये बता रहे हैं कि कैसे पैसे बांटे जा रहे हैं और चंपाई सोरेन के बेटे ऐसा कर रहे हैं, ऐसा दावा कर रहे हैं जी। और दूसरी बात कह रहे हैं कि कांग्रेस का प्रचार थोड़ा लचर दिख रहा है जी। दोनों बातों में धन का संबंध है। देखिए, कांग्रेस पार्टी का अकाउंट आज भी सीच है। कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में अगर एक भी एमएलए इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार नहीं हुई बाई इलेक्शन में अभी 9 में से, तो उसका कारण यह भी था कि जो संसाधन है उसको हम वहां झोंके जहां सरकार बननी है और बदलनी है। हम उपचुनाव में तो सरकार नहीं बनेगी बदलेगी, तो उपचुनाव अखिलेश भैया को लड़ने दो। और ये उन्होंने किया कि झारखंड में और महाराष्ट्र में फोकस करना चाहिए। झारखंड में भी कांग्रेस पार्टी उन सीटों पर फोकस कर रही है जहां उनकी जीतने के आसार ज्यादा हैं। आप ये समझिए, आप राहुल गांधी का दौरा देख लीजिए, आपने सिंधे का जिक्र किया, आपने लोहरदगा जिक्र किया, यहां से उनके एमएलए हैं, वहां उनको और एक और आसपास की सीट जीत जाए, ये उनकी प्रायोरिटी है। जमशेदपुर ईस्ट और वेस्ट देखिए, ईस्ट वेस्ट उनकी कांग्रेस के पास है और ईस्ट जो है डॉक्टर अजय कुमार जीत सकते हैं, तो यहां पर राहुल गांधी ने फोकस किया। तो जहां पर कांग्रेस जीत सकती है वहां पर फोकस कर रही है, इसका क्योंकि उसके पास संसाधन सीमित हैं और बीजेपी के पास अकूत संसाधन है। महाराष्ट्र में तो इस बार आप समझिए कि कह रहे हैं वहां के लोग कि नलका खोल दिया गया है, धन का नलका खोल दिया गया है। ये अडानी का पैसा वास्तव में वही दिख रहा है और कई चीजें वहां इस तरह से दिख रही हैं कि गठबंधन के लोग क्या बोले, कैसे बोले, कितना बोले, ये सब भी रूमर उड़ाया जा रहा है कि हम इलेक्शन के बाद चाहे वो ज्यादा सीट लाए, चाहे ये पवार ज्यादा लाए, वो पवार ज्यादा लाए, ये शिंदे ज्यादा लाए कि वो उद्धव ठाकरे ज्यादा लाए, बनेगी सरकार तो बीजेपी की ही, क्योंकि वो सब हमको ही समर्थन देने वाले हैं। ये सारा झूठ भी फैलाया जा रहा है। और साथ में आज तो अमित शाह ने संकेत भी दे दिया कि संकेत क्या मतलब, कह दिया कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री हो सकते हैं महाराष्ट्र में। अब ये क्या है, ये भी भ्रम फैलाने की बात है। आप कभी बोलते हैं एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री होंगे, कभी बोलते हैं देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होंगे। तो ये भ्रम, और ये वैसा भ्रम जो झूठ के करीब है, बल्कि झूठ है, ये भ्रम से ज्यादा झूठ है। एक ही तो मुख्यमंत्री होंगे आपके, तो आप उसका चेहरा नहीं घोषित कर रहे हैं। तो ये झूठ के जो है, इस धन के की असमानता जो है, उसके कारण भी ये झूठ जो है चुनाव को अधिक प्रभावित करता दिख सकता है। जी। अब कुछ और एक दो चीजें हैं जिन पर अपने को बात करनी चाहिए, मुझे लगता है। एक ये कि जो आपने चीफ मिनिस्टर की बात उठाई, 2014 जब हम याद करते हैं और समय, दोनों में थोड़ी समानता दिखती। बाबूलाल मरांडी यहाँ भाजपा के अध्यक्ष हैं और शुरू जब चुनाव घोषित नहीं हुआ था, उससे पहले जब शिवराज सिंह चौहान यहाँ आ गए थे और वो प्रचार और इस तरह की चीजें कर रहे थे, तब उनसे एक बार पूछा गया कि मुख्यमंत्री कौन होगा, तो उन्होंने बाबूलाल मरांडी का नाम लिया। लेकिन उसके बाद से अब तक बाबूलाल मरांडी का नाम कहीं लिया नहीं गया। और चर्चा झारखंड में यह है कि अगर भारतीय जनता पार्टी जीती तो फिर मुख्यमंत्री कोई गैर आदिवासी होगा, जैसे 2014 में हुआ। 2000 और बिल्कुल उसी तरह होगा, वो झारखंड मूल के भी नहीं थे। तो ये चर्चा भी है कि यहां भी एक ऐसा नेता है
जो झारखंड मूल का नहीं है उसके मुख्यमंत्री बनने के चांसेस ज्यादा है। और इसको लेकर के एक चीज और देखने वाली, मार्क करने वाली बात है कि राजधनवार, जहां से बाबूलाल मरांडी चुनाव लड़ रहे हैं, वहां से एक भारतीय जनता पार्टी का विद्रोही उम्मीदवार भी चुनाव लड़ रहा है, निरंजन राय भूमियार। एक और रविंदर राय, उन्होंने पहले कहा था कि हम लड़ेंगे चुनाव, लेकिन हिमंता बिस्वा शर्मा ने उन्हें मना लिया और उनको कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया। लेकिन इनको, निरंजन राय को पार्टी की तरफ से उतनी गंभीरता से नहीं मनाया गया। इसकी वजह क्या हो सकती है? इसकी वजह क्या हो सकती है? अब मैं बस सिर्फ ये कह के ये सवाल छोड़ूंगा और आप कुछ कहना चाहें तो कहें। 2014 में अर्जुन मुंडा के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया। अर्जुन मुंडा खरसावां से चुनाव हार गए, जो उनका गृह क्षेत्र है, जहां से किसी को उस समय भरोसा नहीं हो रहा था कि अर्जुन मुंडा खरसावां से चुनाव हार जाएंगे। वो चुनाव हार गए। चुनाव हार जाने के बाद वो भाई मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार, यहां तो विधान परिषद है नहीं कि उस तरह की चीजें हो सके, तो वो हट गए और रघुवर एकदम से आ गए और रघुवर को मुख्यमंत्री बना दिया गया। मैं सिर्फ इतना कहूंगा, आप कुछ जोड़ना चाहें तो आप जोड़ सकते हैं। ये बिल्कुल आदिवासियों को ठगने की एक पॉलिसी भारतीय जनता पार्टी चलती है। बाबूलाल मरांडी, आप देख लीजिए, आप सही इशारा कर रहे हैं कि बाबूलाल मरांडी चुनाव जीतने नहीं जा रहे हैं। एक तो उनके खिलाफ माले बहुत स्ट्रांग है, और दूसरी तरफ है कि इस राजनीति को जेएमएम भी समझ रहा है। तो जेएमएम चाहता है कि बाबूलाल मरांडी चुनाव जीत जाए। हाँ, समझ रहे हैं? इसलिए बाबू जेएमएम ने मालेक से वहां गठबंधन नहीं किया राजधनवार में, और जेएमएम वहां उम्मीदवार देता है ताकि बाबूलाल मरांडी की जीत का रास्ता साफ हो जाए। ये पॉइंट समझिए। लेकिन बीजेपी बाबूलाल मरांडी नहीं जीते, इसके लिए एक कैंडिडेट अपना बागी खड़ा कर देती है। ये बात अब दर्शकों को साफ साफ समझ में आनी चाहिए, पॉलिटिक्स समझ में आनी चाहिए। दोनों तरफ से मैं बातें कर रहा हूं, क्योंकि बीजेपी की पॉलिटिक्स नॉन आदिवासी से झारखंड को गवर्न करने की है, और जेएमएम का यही नारा भी है और कहना भी है कि आदिवासियों के ये दुश्मन है। आदिवासी कोई मुख्यमंत्री होता है तो इसको बर्दाश्त नहीं होता है बीजेपी को, वो उसको जेल में डाल देती है। इस तरीके से उनका जेएमएम का नैरेटिव है। और अब देखिए चंपई सोरेन को जो टिकट दिया गया है, चंपई सोरेन को भी जिताने में बीजेपी की कोई रुचि नहीं है। आप समझ लीजिए, वहां गणेश महली जेएमएम में चले गए तो गणेश महली को क्या मना नहीं सकती थी बीजेपी? जैसे पोटका में मेनका सरदार को मनाया। हाँ, मेनका सरदार को मनाया, और वो अर्जुन मुंडा की पत्नी के लिए मनाया। तो वैसे ही वहां भी मना सकते थे। यहां तक कि घाटशिला में जो बीजेपी का उम्मीदवार था पिछले बार चुनाव में, वो जेएमएम में चला गया, जैसे चंपई सोरेन के खिलाफ का, उनको भी मनाने का प्रयास नहीं किया। आप फिर देखिए, बाप बेटा दोनों के कंस्टिट्यूएंसी में पिछले बार बीजेपी का उम्मीदवार जेएमएम में चला गया, बीजेपी ने मनाने की कोई कोशिश नहीं की। यानी चंपई सोरेन और बेटे को भी बीजेपी जीतते देखना नहीं चाहती, और ना बाबूलाल मरांडी को जीतने देखना चाहती। ये तो राजनीति खुल करके दिख रही है झारखंड में। तो इस बात को आप बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं, समझा रहे हैं, और फैक्ट के साथ समझा रहे हैं, कोई इसको गलत साबित कर दे, ये राजनीति सीधे वहां है। तो आदिवासियों को ये बात समझ में आ रही है, इसलिए आदिवासी भी नहीं देंगे चंपई सोरेन को वोट, और ना उनके बेटे को वोट देंगे। ये भी बात उनको पता है। ये तो बीजेपी खुद इनको जीतने नहीं देना चाहती है। मुख्यमंत्री क्या बनाएगी? ये केवल हेमंत सोरेन को कमजोर करने के लिए चंपई सोरेन को लाया गया है, सीता सोरेन को लाया गया है। क्या सीता सोरेन को जिताने के प्रति गंभीर है बीजेपी? ये भी सोचना पड़ेगा। वो भी उस कंस्टिट्यूएंसी के भी हालात पे चर्चा हो सकती है। ये ओवरऑल हमारा ये आकलन है कि झारखंड का चुनाव बहुत रोचक है। जेएमएम के पीछे आदिवासी एकजुट हैं। 28 सीट में 28 की 28 अगर इंडिया गठबंधन जीत जाए तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। जी, ये बात तो आप सही कह रहे हैं, लेकिन देखिए क्या होता है।
2019 में 28 में से सिर्फ 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत पाई थी। और कोल्हान, जहां से ये सारे लोग हैं, अर्जुन मुंडा की पत्नी, रघुवर की बहू, चंपई सोरेन का बेटा, मधु कोड़ा की पत्नी, ये सारे मुख्यमंत्रियों से जुड़े हुए लोग हैं। तो जितने पूर्व मुख्यमंत्री हैं सबके को या तो वो खुद लड़ रहे हैं या उनकी कोई रिश्तेदार, मतलब रिश्तेदार क्या कहें, तो पत्नी है, बेटा है, बहू है, तो ये तो परिवार के लोग बिल्कुल, मतलब पहली जो कड़ी होती है उस तरह से परिवार के लोग हैं। ये सारे लोग भारतीय जनता पार्टी से लड़ रहे हैं। और यहां तक कि जो एक और पूर्व मुख्यमंत्री हैं शिबू सोरेन, उनकी एक बहू भी भारतीय जनता पार्टी से लड़ रही है। तो ये परिवारवाद देखिए आप। खैर, मैं जो बात कहने जा रहा था कि संथाल में आदिवासी सीटों में 28 में से 2 सीटें जीत पाई थी पिछली बार भारतीय जनता पार्टी। और कोल्हान, जहां पर ये सारे दिग्गज हैं, रघुबर, अर्जुन, चंपई सोरेन, कोड़ा, ये सारे दिग्गज वहां पर है, उस जगह पर एक भी सीट 14 सीटों में नहीं जीत पाई। तो ये जो स्थिति, ऐसे ही संथाल की शायद 18 सीटें हैं, उन 18 सीटों में 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती थी, 4 या 2 एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा मुझे। अच्छा, संथाल की बात। हाँ, ठीक है, ठीक है आप 4 ठीक है ना। हाँ, 4 सीटें जीती थी। हाँ, 4 ही है। 4 सीटें थी। तो ये स्थिति 2019 में थी। अब इस बार संथाल में उन्होंने जो नैरेटिव चलाया, वो नैरेटिव बहुत ही गजब है। जमीन पर वैसी चीजें है नहीं। और बड़े बड़े नेता वो बात कह रहे हैं कि साहब बांग्लादेशी बेटियां ले जा रहे हैं। और आज अमित शाह भी कह रहे थे, मतलब अमित शाह पहले भी कह रहे थे, आज फिर कह रहे थे। ये जवाब हेमंत सोरेन के देने के बाद कि मणिपुर में आदिवासी बेटियों को नंगा घुमाया गया, उस पर इन दोनों की कोई एक लफ्ज नहीं निकला है। और यहां आकर के हेमंत ने बहुत सही बात कही। हेमंत ने कहा यहां आकर के बेटी बचाओ की बात कर रहे हैं। उन्होंने बिल्किस बानो, जो बहुत सारे बड़े पॉलिटिकल पार्टीज के लोग, बड़े नेता नाम लेने से बचते हैं, खासतौर पे पब्लिकली चुनाव में, हेमंत सोरेन ने वो हिम्मत दिखाई और कहा कि बिल्किस बानो के बलात्कारियों को ये लोग प्रश्रय देते हैं, उनको छोड़ते हैं, सुप्रीम कोर्ट उनको बंद करता है, ये लोग उनको छोड़ देते हैं और अपने चुनाव में इस्तेमाल करते हैं। राम रहीम की बात उन्होंने कही कि राम रहीम जैसा बलात्कारी जो जेल में बंद है, उसको पैरोल पर छोड़ते हैं और अपने लिए वोट मंगवाते हैं। और ये बात सही है। हरियाणा में उसने वोट मांगा भारतीय जनता पार्टी के लिए और पैरोल पे छोड़ा गया। उस समय पैरोल बढ़ाया गया, पहले से पैरोल पे था, पैरोल खत्म हो रहा था तो चुनाव के समय और बढ़ा दिया गया। तो हेमंत जिस तरह से चीजों को ले रहे हैं, तो वो हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल है। और ये लोग उसका जवाब दे पाने की स्थिति में नहीं। भाई, आप अगर ये गलत है तो आप बोलो। तो वो हेमंत ये कह रहे हैं कि ये आदिवासियों की बात करते हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा को कह रहे हैं यहाँ आदिवासियों की इज्जत और आदिवासी बचाने और सबकी बात करते हैं। असम में संथाल के 2 लाख लोग हैं, संथाली आदिवासी, उनको आदिवासी दर्जा नहीं दिया है वहां की सरकार ने। तो अब ये चीजें तो हैं, इन सबका एक असर हो रहा है, बहुत जबरदस्त तरीके से हो रहा है। अब देखिए क्या होता है। इसके अलावा राहुल गांधी पे हम लोगों ने बात कर ही ली। और कल प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर होंगे, रांची में उनका रोड शो है। तो अब देखते हैं कल कौन सा वो अपने हैट से खरगोश निकालते हैं। तो खरगोश निकालने वाले लोग हैं, कुछ भी निकाल देते हैं। तो कल नई चीज क्या निकलती है, इसका इंतजार करना चाहिए। नए झूठ बाजार में क्या आते हैं, इसका इंतजार करना चाहिए। और आएंगे जरूर, क्योंकि उसके बिना तो बात पूरी नहीं होगी। जी प्रेम जी। बस तो इस चर्चा को, हालांकि हम लोग और भी बातें हैं जो हो सकती हैं, लेकिन समय की भी एक सीमा होती है। हमें लगता है कि आज की चर्चा को यहीं विराम देना चाहिए। और जो हमारे चैनल्स हैं, चाहे अनब्रेकिंग हो, चाहे प्रणाम इंडिया हो, आप उनको
लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ज्वाइन का बटन दबाइए। और आपको अगर हमारे शेयर किए गए विचार अच्छे लगते हैं तो हमारे चैनल्स को आप शेयर भी कीजिए, ताकि ये विचार कहीं ना कहीं एक दूसरे से साझा भी होते हैं, आपके विचार भी इसमें लिखे हुए होते हैं, लिखित रूप में होते हैं, तो वो फैलते हैं और परस्पर एक समझ को विकसित करते हैं। जी जी, आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। मैं भी यही अनुरोध आप सब लोगों से करूंगा। और एक खास बात यह कि अगर आप ऐसा करेंगे तो हम दोनों लोगों को अच्छा भी लगेगा बहुत, और थोड़ा ऊर्जा भी मिलती है। तो अगर आपको हमारी बातें अच्छी लगती हैं तो जरूर आपको सपोर्ट करना ही चाहिए। चलिए, इसी के साथ बातचीत यही समाप्त करते हैं। प्रेम जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों का इतनी बड़ी संख्या में जुड़ने के लिए धन्यवाद। और फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई बातचीत के साथ। प्रेम जी के चैनल पर भी नए वीडियोस रोज आते हैं, मेरे चैनल पर भी आते हैं। तो आप लोग जुड़िए, देखिए और हमें इजाजत दीजिए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड नाइट, शब्बा खैर, शुभ रात्रि, जय हिंद।